झांसी से वहां के मोट ब्लॉक के दतावली गांव में बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगा। हंगामे के बाद मौके पर डीएम और एसएसपी भी पहुंचे और अब इस मामले में जिलाधिकारी ने रीवोटिंग के आदेश दिए। थाना समथर क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो अब इस बूथ पर फिर से मतदान होगा। झांसी में बूथ कैप्चरिंग का मामला सामने आया। इस युग में भी, इस कालखंड में भी बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं हो रही हैं और जिलाधिकारी और एसएसपी के मौके पर पहुंचने के बाद रीवोटिंग यानी फिर से मतदान के आदेश दिए गए। इस बूथ पर समथर क्षेत्र का मामला। तस्वीरें आप देख लीजिए, हंगामे की झांसी की तस्वीर। तो चलिए इन्हीं तस्वीरों के साथ अब रुक कर लेते हैं पूर्वांचल की खबरों का फटाफट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। वाराणसी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसे देखते हुए प्रशासन सख्त हो गया है। जिले में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक ये लागू रहेगा। व्यापारी भी इसके समर्थन में। बस्ती में कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। एक दिन में 106 कोरोना के मामले सामने आने के बाद डीएम सौम्या अग्रवाल ने नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया। कुशीनगर में कोरोना के कहर को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। हालांकि इस दौरान मेडिकल स्टोर और आवश्यक सेवाओं पर रोक नहीं है। नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला प्रशासन का है। देवरिया में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 105 नए केस सामने आए, जिसके बाद अब यहां कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 7,374 हो गई। वहीं कोरोना से अब तक यहां 98 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराजगंज में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही दिखाई दी। यहां पर एक सीडीओ के वाहन चालक को कोरोना का टीका पहले कोवैक्सीन का और दूसरा कोविशील्ड का लगा दिया गया। वहीं उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद यह मामला शांत हुआ। जौनपुर में पंचायत चुनाव में वोटिंग के दौरान हंगामा हो गया। यहां धर्मापुर विकासखंड के मोहिद्दीनपुर में 2 प्रत्याशियों के समर्थकों में झड़प और हाथापाई हो गई। इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया। कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। भदोही में फर्जी वोटर्स की ओर से फर्जी मतदान को लेकर कहासुनी हो गई। ये मामला इतना बड़ा कि मौके पर मारपीट भी हो गई, बवाल भी हुआ और वोटिंग को रोकना पड़ा। इसके बाद घटनास्थल पर पुलिस भी पहुंची। गोरखपुर के चहेता गांव के लोगों ने इस बार वोटिंग की। पिछले 70 सालों में यहां किसी भी तरह का चुनाव नहीं हुआ। पहले इन लोगों की सुविधाएं भी नहीं मिली थी। योगी सरकार के आने के बाद इस गांव की ओर ध्यान दिया गया। मिर्जापुर में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन हुआ और यहां सोनभद्र से सांसद पकौड़ी कोल की बहू और 96 से विधायक राहुल गोल की पत्नी रिंकी सिंह ने नामांकन दाखिल किया। रिंकी को अपना दल ने राजगढ़ से प्रत्याशी बनाया। गाजीपुर में पुलिस ने ट्रैक्टर चालक की हत्या के मामले में कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एसपी ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आजमगढ़ में पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई की और हिस्ट्री शीटर सुमंत राय को गोपालपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया। उसके पास से एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। तो पूर्वांचल की खबरें आपने देखी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर कौशल के पास। बिल्कुल, कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं और बात करते हैं यूपी में कोरोना की बेलगाम रफ्तार पर। पिछले 24 घंटे में 22,439 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। वहीं यूपी में कुल अब तक 1,29,848 कोरोना के एक्टिव केस हैं। मौत का आंकड़ा 9,480 तक पहुंच गया है। लखनऊ में 5,183 नए कोरोना के केस मिले हैं। संक्रमण से अब तक 9,480 लोगों की मौत हुई है। हालांकि एक दिन में 2,06,517 सैंपलों की जांच की गई है। तो यूपी में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, ये आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना कितना बेकाबू हो गया है। 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस सामने आए हैं। एक दिन में 2,06,517 सैंपलों की जांच की गई है। लखनऊ में सबसे ज्यादा 5,183 कोरोना के केस मिले हैं। 24 घंटों में संक्रमण के 22,439 नए मामले सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या
1,29,848 है। 24 घंटों में 4,222 व्यक्ति डिस्चार्ज किए गए हैं। कुल डिस्चार्जेस अब बढ़कर के 6,27,032 हो गया है। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 9,480 लोगों की आज तक मृत्यु हुई है। टीकाकरण का कार्य निरंतर चल रहा है और जो लोग भी 45 साल से ऊपर की आयु के हैं वे सभी टीकाकरण के पात्र हैं, टीकाकरण करवा सकते हैं और करवाना चाहिए। इससे आपको सुरक्षा मिलती है और जो लोग एक डोज लगवा चुके हैं उन्हें दूसरी डोज भी जरूर लगवानी चाहिए। वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के बाद ही वो आपके लिए वास्तव में प्रभावशाली असरकारी होती है। अब तक 83,49,009 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है और इनमें से 13,93,075 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। कुल मिलाकर 97,42,084 वैक्सीन की डोज अभी तक एडमिनिस्टर की जा चुकी है। 11 तारीख से 14 तारीख तक अर्थात आज तक प्रदेश में टीका उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोग पूरे उत्साह के साथ अपनी वैक्सीनेशन की डोज ले रहे हैं। और बढ़ते संक्रमण के हालात पर सीएम योगी लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने अफसरों को आदेश दिया है कि जहां 2000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं वहां पर नाइट कर्फ्यू का वक्त बदला जाए। इसके बाद अब लखनऊ समेत कई शहरों में रात 9 बजे की जगह 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा। तो वक्त बदल दिया गया जहां पर 2000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। इसमें बहुत सारे शहर इस दायरे में, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, ये सारे शहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर, इन सभी शहरों में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू का वक्त हो गया। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद कल से ही यह आदेश लागू है। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी में कोरोना का बढ़ता कहर है और कोरोना के बढ़ते कहर पर आज भी मंथन होगा। आज सीएम योगी टीम 11 के साथ बैठक करेंगे और इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक आयोजित होगी और इस बैठक में मुख्यमंत्री कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर आज फिर मंथन करेंगे। फिलहाल सीएम योगी आइसोलेट हैं और यूपी में कोरोना का जो कहर बढ़ता जा रहा है उस पर मुख्यमंत्री की पूरी नजर है और इसी नजर के चलते आज एक बार फिर टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक आयोजित होगी और एक बार फिर उत्तर प्रदेश में कोरोना की जो बेलगाम रफ्तार है उसको कैसे कम किया जाए इस पर मुख्यमंत्री मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे अधिकारियों से। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज भी टीम 11 के साथ सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे और यूपी में कोरोना की जो रफ्तार है उसे कम करने को लेकर क्या कुछ एहतियात बरते जाएं, क्या कुछ नियम और सख्त किए जाएं, इसको लेकर चर्चा करेंगे। अब सीधा लखनऊ चलते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो सबसे ज्यादा कोरोना के कहर की मार झेल रही है। विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से सीधा कनेक्ट हैं। विवेक, का मामले लगातार बढ़ रहे हैं पूरे प्रदेश में भी और लखनऊ में भी कमोबेश ऐसे ही हालात दिखते हैं। तो सबसे पहले आप लखनऊ की बात बताइए, कैसा रहा वहां पर बढ़े हुए वक्त का कर्फ्यू पिछली रात? जी राजेंद्र, देखिए नाइट कर्फ्यू 9 बजे से शुरू कर दिया गया है। माफ़ कीजिएगा, 8 बजे से शुरू कर दिया गया। पहले 9 बजे था, यानी 12 घंटे, पहले 10 घंटे का था, 12 घंटे कर दिए गए। 2 घंटे बढ़ाने का काफ़ी असर दिखा है। रात में अगर 8 बजे से कर्फ्यू शुरू होता है तो 7:30 बजे ही दुकानें बंद हो जाती हैं और यही समय है जब सबसे ज़्यादा भीड़ बाज़ारों में और रेस्टोरेंट में, होटलों में जुटती है। लोग यहाँ हज़रतगंज में, हम इस समय हज़रतगंज चौराहे पर खड़े हुए हैं और आपको दिखाना चाहेंगे हमारे कैमरे से कि किस तरह से यहाँ पर जो सुबह 7 बजे
लोगों का जो मॉर्निंग वॉकर्स का आना जाना शुरू होता था, यहाँ चाय की दुकानें चौराहे पर लग जाती थी, तमाम ठेले यहाँ पे सज जाते थे और लोग उनमें भीड़ लगाते थे। यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ जुटती थी। इस समय देख लीजिए सन्नाटा है, यहाँ पे इक्का दुक्का वाहन दिख रहे हैं और टहलने वाले जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं उनकी संख्या बिल्कुल ना के बराबर है। कोई भी इस समय नहीं आ जा रहा है और पास में ही क्रिकेट स्टेडियम है, केडी सिंह बाबू स्टेडियम, जहाँ पर लोग एक्सरसाइज करने या वॉक करने आते थे, वो भी बंद है। पूरी तरह से यहाँ पर यातायात व्यवस्था एकदम शांत है। जिस तरह से सुबह यहाँ भीड़ लगती थी, लोगों का रेला लगता था, दौड़ने वालों का, साइकिलिंग वालों का, जो बाइकर्स थे वो चलते थे, वो इस समय नहीं दिख रहे हैं। इससे ये स्पष्ट है कि यहाँ के जो सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो प्रावधान लागू किए वो तो है ही, लेकिन लोगों ने सेल्फ जो खुद को अपना नियंत्रित किया है और खुद को लगाम लगाई है। घूमने पे यहाँ पर जो फालतू घूमते थे या मार्केट पे भीड़ लगाते थे, उन्होंने अपने आप जो सेल्फ लॉकडाउन है यहाँ पर लागू किया है। आपने देखा कि किस तरह से व्यापारियों ने यहाँ पर मार्केट अपनी बंद कर दी है। सरकार ने भी यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएं थी वो निरस्त कर दी हैं। हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं भी निरस्त हो गई हैं और जो सबसे बड़ा जो नीट का आयोजन होता था वो केंद्र सरकार ने जो फैसला किया है, उसके बाद यहाँ पर लाखों अभ्यर्थियों का आना जाना जो था वो रुका है, थमा है। इससे ये साफ है कि किसी न किसी तरह से कोरोना के संक्रमण को रोकने की कवायद की जा रही है। सरकार के अलावा जो अब लखनऊ के राजधानी के लोग हैं वो खुद भी चेत रहे हैं, खुद भी सावधान हो रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह खुद को नियंत्रित रखें। घर से बाहर निकलना भी लोगों ने कम कर दिया है। कर्फ्यू की वजह से इसे डर कहें या उनकी अतिरिक्त सावधानी कहें, सारे इंतजाम हो रहे हैं और लोग कोशिश कर रहे हैं कि लखनऊ में जो संक्रमण की दर है अन्य जो शहरों की अपेक्षा यहाँ पर सबसे ज़्यादा संक्रमण फैला हुआ है, तेजी से फैला है, वो किसी तरह से नियंत्रित हो। यहाँ जो हालात खराब हो चुके हैं, शमशान घाट में जो भीड़ लगी है, बिल्कुल कब्रिस्तान में जो शवों का सिलसिला आने का जारी है, लगातार संख्या बढ़ रही है, उसको किसी तरह से नियंत्रित करें और लखनऊ को किसी तरह से सुरक्षित बनाया जा सके। जो मेडिकल एसोसिएशन के लोग हैं उन्होंने भी कहा है कि अगले एक हफ्ते तक यहाँ पर स्थिति ऐसी ही रहेगी जिस तरह से चल रही है, लेकिन एक हफ्ते के बाद कुछ सुधार होने की गुंजाइश है। अगर यही स्थिति जारी रही, अगर लोगों ने, जनता ने इसी तरह से सहयोग किया, बिल्कुल, तो अगले एक हफ्ते। ये बहुत सकारात्मक बात है विवेक कि वो लोग जो बात की गंभीरता को नहीं समझ रहे थे अभी तक, वो अब इस बात को समझ रहे हैं कि ये मामला कितना गंभीर है और इस संक्रमण को रोकने के लिए सबसे पहले उन्हें आत्म अनुशासन की आवश्यकता है। ये अच्छी खबर आप दे रहे हैं विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस अपडेट के लिए लखनऊ से। तो कोरोना पर सीएम योगी और केंद्रीय रक्षा मंत्री में बात हुई। लखनऊ के सांसद और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री से बात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने बात की है, हालचाल लिया, प्रदेश की स्थिति पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्रालय के डीआरडीओ संस्थान की ओर से चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने की भी पेशकश की गई रक्षा मंत्री की ओर से। और अब बात करते हैं लखनऊ में बिगड़ रहे हालातों की। आलम यह है कि लोगों को भगवान भरोसे छोड़ा जा रहा है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि यहां एक रिटायर्ड जज की पत्नी को एम्बुलेंस तक नहीं मिलती। एम्बुलेंस के लिए सीएमओ से लेकर डीएम को तमाम फोन किए गए। आखिर में एम्बुलेंस के इंतजार में रिटायर्ड जज रमेश चंद्र की पत्नी मधु का निधन हो गया। हालात ऐसे कि निधन के बाद भी कोई शव लेने तक नहीं पहुंचा, जिसके बाद रिटायर्ड जज ने इस चिट्ठी के जरिए अपना दर्द बयां किया है और सारे इंतजामों की पोल खोल दी है। तो एक रिटायर्ड जज की पत्नी को वक्त पर एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसकी वजह से उनका निधन हो गया। और अब जो रिटायर्ड जज हैं रमेश चंद्रा, उन्होंने इस चिट्ठी के जरिए अपना दर्द बयां किया है। अब कुछ भी छुपा नहीं है। ऐसे पत्र, ऐसी चिट्ठियां आम हो गई हैं, सार्वजनिक हो गई हैं। तेजी से फैल रहा संक्रमण परीक्षाओं पर भी भारी पड़ रहा है। सीबीएसई के बाद अब यूपी बोर्ड के एग्जाम्स को भी फिलहाल टाल दिया गया है। सीएम योगी के आदेश पर 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला किया गया है और 20 मई के बाद बोर्ड परीक्षाओं की नई तारीख बताई जा सकती है। इतना ही नहीं, सीएम के आदेश पर 15 मई तक 12वीं तक के स्कूल बंद रखने का फैसला हुआ है। साथ साथ 15 मई तक की सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई। कोरोना संक्रमित होने के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अधिकारियों के साथ में, जनप्रतिनिधियों के साथ में आज पूरी तरीके से उन्होंने पूरे प्रदेश में विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश निर्गत किए हैं। और आज हमने उनसे आग्रह किया था कि हमारी जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हैं
बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण को देखते हुए 20 मई तक हमारी परीक्षाएं स्थगित कर दी जाएं। चलिए अब इन्हीं खबरों के बीच आपको अवध की खबरों का से तारुफ करवा देते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। बहराइच में कोरोना का कहर जारी है। एक दिन में यहां 192 कोरोना के नए मरीज मिले हैं और अब यहां कुल मरीजों की संख्या 812 हो गई है। एक दिन में इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत भी हुई। कौशाम्बी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। वहीं जिले में दवाओं की बात करें तो उसकी भी उपलब्धता कुछ ठीक नहीं है। हालांकि मेडिकल स्टोर संचालक कह रहे हैं कि दवाएं उपलब्ध हैं। फतेहपुर में कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा। यहां बार बालाओं का डांस करवा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। मुंडन संस्कार कार्यक्रम में बार बालाओं ने ठुमके लगाए। अंबेडकर नगर में कोरोना का दायरा हर रोज तेजी से बढ़ता जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के 2 डॉक्टर साथ ही सीएमओ ऑफिस के 2 कर्मचारी समेत अब कुल 266 लोग यहां कोरोना संक्रमण का शिकार हो गए। अयोध्या में पंचायत चुनाव संपन्न हो गए और इस बार यहां के बोध तिवारी का पूर्वा में लोगों ने पहली बार पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले। इसके बाद वो बहुत खुश नजर आए। बाराबंकी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया हुई। यहां तीसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव है, जिसके लिए प्रत्याशियों ने 13 अप्रैल और 15 अप्रैल को नामांकन दाखिल किया। इस दौरान प्रशासन मुस्तैद दिखा। औरैया में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन हुआ। नामांकन में कोरोना को लेकर विशेष सतर्कता बरती गई। नामांकन केंद्रों पर एसपी अपर्णा गौतम भारी पुलिस फोर्स के साथ जायजा लेती नजर आई। सुल्तानपुर में 13 अप्रैल को हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोपी एक महिला समेत 4 लोगों को विक्रमपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।